मैंने व्हाट्सअप कर दिया है उन्हें, ठीक है। तो चलिए मैं अपना सवाल आगे बढ़ाता हूँ। तो इसका जवाब जो है कोई देना चाहे तो बताओ। आज मुश्किल सा सवाल है वैसे। मिथिला होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब मिथिला है, ठीक है। मिथिला जवाब है इसका, और मिथिला में से जुड़ाव है इनका। वीमेन फिलोसफर्स हैं आपके गार्गी, मैत्रेयी, ठीक है। और इसके अलावा एक है कपिला। फैक्चुअल सवाल है, आप इसको सीधा सीधा याद कर लो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे फैक्चुअल सवाल आएंगे। एक है आपका अवंतिका, ठीक है। अवंतिका या अवंती नाम सुना होगा आपने जरूर, अवंती। तो विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है। अवंतिका, तो अवंतिका बताओ रेनू, अवंतिका नाम सुना है कभी, अवंती या अवंतिका? जी सर सुना है। हाँ बताइए, तो कौन सा इलाका हो सकता है इसमें से? अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड और मालवा। अवध। अवध। अवंतिका बता रहे हैं अवध। याशिका तुम बताओ। सर मुझे तो बुंदेलखंड याद आ रहा है इसका। अच्छा, वैसे बुंदेलखंड याशिका कौन से स्टेट में है? सर ये तो नहीं पता। अपर्णा आप बताओ। एमपी में है शायद सर ये। तो उत्तर प्रदेश में है, एमपी से लगता है सर। ये अवंतिका है, तो इसका जवाब क्या आएगा अवंतिका का? एक आपने जो है ना 16 महाजनपद पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें एक अवंती था। अब बताओ, ठीक है। याद आ गया होगा आपको मगध का जो है ना, मगध जब पढ़ा होगा आपने, उस टाइम पर ये 16 महाजनपदों में से एक मगध था, और 16 महाजनपद और थे। सर फिर तो मालवा आएगा। मालवा आएगा। इसका जवाब मालवा आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कैपिटल थी उज्जैन थी, ठीक है। आपको याद आ गया होगा उज्जैन। वो आपने 16 महाजनपद बहुत अच्छे से याद करने। ये जो मैं आपको ये जो सवाल है ना एंशियंट हिस्ट्री को लेकर, एससीएस में पागलपन सा होता है, बहुत सवाल रखते हैं एंशियंट हिस्ट्री पर, और वो सवाल एक भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एससीएस में हर सवाल जो है करने के लायक होता है, 100 के 100 सवाल किए जा सकते हैं। कोई सवाल ऐसा नहीं होता है जो आपके सिर से जाएगा, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपको लगेगा अरे तो मैंने सुना ही नहीं कभी, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट कर कहीं ना कहीं लिंक जोड़कर सोचकर आप अपने जवाब तक पहुंच जाओगे। जैसे आपके सामने अवंती का आया, तो आपने सोचा अरे अवंती नाम का एक महाजनपद में भी था, कहीं वहां से तो जुड़ाव नहीं है। उसकी कैपिटल क्या थी? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश वाला इलाका मालवा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त बाय। तो ये जो सवाल है ये मैंने बिल्कुल एससीएस लेवल रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरीके के यूपीएससी टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ऑन दिस डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांडेड पूर्ण स्वराज, और ऑन दिस डे महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंट्रीम गवर्नमेंट, एनिवर्सरी ऑफ सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और सबसे पहले जवाब देना है मंजीत ने। फर्स्ट आंसर। मंजीत ने कहा कि पहला जवाब है, और ये रेनू ने कहा पहला। जी सर। रेनू ने पहला कहा, और अपर्णा तुम्हारा? याशिका तुम बताओ। सर वैसे तो इसमें फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि सारे जो मैक्सिमम जो काम थे 15 अगस्त या फिर जुलाई वो जनवरी में स्टार्ट हुए थे, तो यही तो याशिका ने कहा पहला, और अपर्णा तुम बताओ। तुम 2 मिनट अपना फोन लीजिए, मैं फोन आते हैं। हाँ अपर्णा, अभी और थोड़ा टाइम लेना चाहते हो बताइए जवाब देने के लिए? हाँ देखो, एक चीज मैं और बताऊं यहाँ पर, जो आपको ये चीजें बहुत बोरिंग लग रही है मंजीत, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत आता है हमें। क्वेश्चंस करने से या हम टेस्ट करते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है, क्योंकि जो 100 सवाल आते हैं ना, उन 100 सवाल को पढ़ने में हमें 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगता है, 60 मिनट। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है नहीं। 1 घंटे तक तो लोग क्या करते हैं, पेपर करके अपना सो जाते हैं बेंच पर, क्योंकि यूपीएससी का पेपर नहीं है, वहां तो पेपर पूरा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एससीएस में आप 100 के 100 सवाल 60 मिनट में आप पढ़ जाओगे। तो जिन सवालों पे आपको डाउट लगे उस पर आप टाइम दो। आपने पेपर को 3 राउंड में करना, मेरी बात को ध्यान समझना।
पेपर को आपने 3 राउंड में करना है। जो आपका फर्स्ट राउंड चलेगा, ठीक है, जो मैं बात बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग में भी है, आप नोट भी कर लेना। पहले राउंड में आपने वो सवाल करने हैं जो आपको देखते ही आते हैं, होता ना, अरे इसका तो मैंने पता है, देखते ही आपको लगा अरे इसका तो ये है। फर्स्ट राउंड, ठीक है, नहीं देखते ही आपको आ गया। दूसरे राउंड में आपने ये करना है कि जिस हाँ, और रेनू तुम्हारी आवाज आ रही है, ठीक है। तो चलिए, तो मैं ये बता रहा था दूसरे, अब होता क्या, हमें 2 पे डाउट है, तो सेकंड राउंड में हमने उन सवालों को, मतलब हमने उन सवालों को छोड़ देना, कोई निशान लगा के आगे बढ़ जाएंगे जिसमें हमें ए या बी या ए या सी या ए या डी, इस तरीके से हमें 2 पे डाउट है, ये हमने करना है सेकंड राउंड में, ठीक है। 2 पर हमें डाउट है, क्योंकि जब आप तैयारी करके जा रहे हो ना, तो आप देखना कि पहले राउंड में आपके 50% प्लस सवाल ठीक हो चुके होंगे। मैं बता रहा हूँ, जब आपने 50% ठीक कर लिए, आपका जो मनोबल है ना, वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। अरे 50 ठीक हो गए, एकदम करेक्ट, ठीक है। सेकंड राउंड में जब अब आप इन्हें देखोगे जिसमें आपको 2 में डाउट लग रहा है, यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हो, आपको आ रहा है लेकिन हल्का सा डाउट हो रहा है कि अरे ए लगाऊं कि बी लगाऊं या डी लगाऊं, ठीक है। एक राउंड आपने और तैयार रखना है, 2 घंटे का टाइम, आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, ठीक है ना। तीसरे में आपने उन सवालों को देखना है जिसका आपको कुछ आइडिया सा ही नहीं लग रहा है क्या करें। ऐसे सवाल आपको मुश्किल से 5-7 सवाल ऐसे मिल सकते हैं जिसमें आपको कुछ आइडिया सा नहीं लगेगा, इसको सबसे लास्ट में करना है। अब हम करते क्या है, जब हम पेपर कर रहे होते हैं, रेनू मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना, कि जब हम पेपर कर रहे होते हैं ना, तो हम इन सवालों में फंस जाते हैं। अब इन सवालों के फंसने से हमारे ये 50 सवाल जो है ना, हम इन्हें गलत कर लेते हैं जो हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए, या इनमें फंस जाते हैं, उनमें दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपने रुकना नहीं है, आपने कोई ऐसा निशान लगाना है कि ये मेरे दो डाउट वाले हैं और ये सवाल ऐसे हैं जो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे बिल्कुल आते हैं मैं फटाफट 100 तक जाऊंगा, पेपर पूरा पढ़ता हुआ 100 तक पहुंचूंगा, और पहुंच के पहले मैंने इन्हें खत्म करना है, ठीक है। आप देखना आपका स्कोर जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, 80% प्लस पहुंच जाओगे, आप 90% प्लस भी पहुंच जाओगे। पिछली बार मेरे कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका स्कोर 90 प्लस था, ठीक है, 92, 93, 94 करके आ रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो अभी जो सवाल है थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, और इस सवाल किसी, ये जो 15 अगस्त की आप ये जो आप बात कर रहे हो ना, तो 26 जनवरी की बात थी। अभी तो हमने एक सवाल किया था, पूर्ण स्वराज जो है आपका, ये 1930 में 26 जनवरी को मनाया गया, तो ये तो बनता ही नहीं है लॉजिक पहले वाले सवाल का। अब पढ़ना ट्राई करो, तो थर्ड होगा इसका। हाँ, इसका जो जवाब है वो डी है, ठीक है, ये डी है। ये जो है एक माउंट बेटन का स्टेटमेंट आया था, बल्कि एक बुक लिखी गई थी उनके ऊपर, उसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि सर आपने 15 अगस्त की क्यों पार्टीशन की डेट लिखी, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया था। थोड़ा मुश्किल सवाल था, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आप एलिमिनेशन कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे मंजीत ने कहा जी पहला, तो अब आप ये सोचो कि पूर्ण स्वराज तो हमारा 26 जनवरी को मनाया गया था, इसमें डेट अनाउंस हुई थी ना, तो वो जो डेट अनाउंस हुई थी कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को मनाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्विट इंडिया की हम बात करें तो हमें पता है कि ये तो 8 अगस्त की डेट है 1942 की, सबको पता है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता, 2 तो हमारे वैसे चले गए, अब बचे ये 2, ठीक है। नहीं, एलिमिनेशन भी हमें आना चाहिए, 2 बचे, अब इसमें हम थोड़ा सा सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एंतरिम गवर्नमेंट बनी कब है उसकी डेट ही नहीं याद है, ठीक है, उसकी डेट हमें याद नहीं है। तो थोड़ा मुश्किल सवाल जरूर था, लेकिन एटलीस्ट अगर आप 3 और 4 में से मुझे बताते कि 3 और 4 है, तो वो ये भी करना सीखना, चीजों को आपने एलिमिनेट करना सीखना है कि क्या नहीं हो सकता, ठीक है, क्या नहीं हो सकता है। चलिए, अगला सवाल है, हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने कितनी बार पढ़ा है। द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फेयरली इगैलिटेरियन, समतावादी समाज, ठीक है। हिंदी में मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्लेव लेबर, उस जमाने में दास और मालिक होते थे। कलर, वर्ण व्यवस्था मिलती थी वहां पर, कास्ट बेस्ड जाति मिलता था, ठीक है। तो इसका जवाब जो है तुम बताओ, मंजीत तुम ही बताओ। आप पूरा टाइम ले सकते हो, ठीक है। हड़प्पा आपने बहुत बार पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है आपने उस पर यकीन करना है कि आपके जहन में क्या आया है। क्या आपने वहां दास पढ़े थे, एलिमिनेट करो। क्या आपने वहां पर कोई कलर बेस वाला काले गोरे का सिस्टम पढ़ा था? क्या आपको जो जाति बताई गई थी ब्राह्मण शूद्र वैश्य,
तो सर फर्स्ट क्या जवाब आएगा इसका? फर्स्ट सर नहीं तो फर्स्ट आएगा सर, हाँ, पहली इसका पहला एग्जाम जवाब आएगा। देखो मैं क्वेश्चंस पहला। करना बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या है ना, देखो सवाल भी जो है ना, जैसा मेंस के लिए फॉर्मेटिंग करते हैं, पूरी इंजीनियरिंग करते हैं, हमें क्यों जरूरत पड़ती है कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या हम टेस्ट करें? ये तो हम सीख रहे हैं कि हमने ये देखा, अरे ये कैसा सवाल आया हड़प्पा का। इन्होंने ये तो नहीं पूछा कि जी महान स्नानागार कहाँ से मिला है, ना हमसे ये पूछा फारस की जो है मोहर कहाँ से मिली है। ये कैसा सवाल पूछ लिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। हमें तो सर ने ये पढ़ाया था कि फारस की मोहर कहाँ मिली है, ठीक है। और हमें ये बताया कपास कहाँ से मिला, कपास का टुकड़ा। तो सर ने तो अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है, वो सवाल ही नहीं आए सर के, ठीक है। तो अब लेकिन ये सवाल तो आपने पढ़ा है, ठीक है। आपको ये कहीं नहीं पढ़ाया गया कि भाई दास हमने नहीं पढ़ाए, हमने कलर नहीं बताए, हमने जातिवाद नहीं बताया, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है कि ये तीन नहीं बताए, तो ये होगा आपका समाज समतावादी वहां पर है। क्योंकि हमें हमारी जो सोर्स है ना हड़प्पा के बारे में, जो हमारी इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो आर्कियोलॉजी, ठीक है नहीं, आर्कियोलॉजी। और आर्कियोलॉजी से जो है ना उस जमाने में समाज के बारे में या खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में कम पता चलता है। अब उस जमाने में मान लो महिलाओं को घरों में रखते थे या वो नौकरियां करने जाती थी, ये आर्कियोलॉजी कैसे बताए, ठीक है नहीं। उस जमाने में बाल विवाह होते थे या नहीं होते थे, ये आर्कियोलॉजी कैसे बता सकती है? वैदिक में हमें इसलिए पता चलता है कि किताबें भी ली हैं, लिख कर गए हैं लोग, ठीक है। क्योंकि जो हड़प्पा की लिपि है ना वो आपकी पिक्टोग्राफिक है, उसको पढ़ा ही नहीं जा सका अब तक, समझा ही नहीं जा सका उस स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका जवाब मिल गया होगा, आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज। बहुत आसान सवाल है। और याशी रेणु ने बताना है, रेणु आपने बताना है जो आपका पूर्व वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें कौन से वेद से मिलती है, ठीक है। अर्ली वैदिक को पूर्व वैदिक बोलते हैं, तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है? हाँ हाँ बताओ रेणु, मैं सुन नहीं पाया था। सर फर्स्ट ऋग्वेद। ऋग्वेद, ठीक है। आसान सवाल था तो सबको पता ही होगा, तो मैं और किसी से पूछ नहीं रहा हूँ। तो बहुत आसान, कई बार सवाल ऐसे आसान आते हैं। तो एक चीज मैं और बता रहा हूँ, हमेशा जब आप एसटीएस का पेपर करो तो बहुत पॉजिटिव माइंड रखो। बात समझ रहे हो नहीं? एक तो ये होता है कि जो आपका दुश्मन है सामने, जो भी मैं आप बात बता रहा हूँ, ये देखना आपका पेपर निकलवा देगी ये। जो कोई आपका दुश्मन है सामने और आपको पता है बहुत चालाक है, तो आपने थोड़ा निगेटिव सोचना होता है उसके बारे में। अरे ये बहुत चालाक है, इसकी बात में जाल है, जालसाजी है, ये कभी सीधी बात कर ही नहीं सकता, इसकी हर बात में कुछ ना कुछ इसका फायदा है, ये नुकसान करेगा, होता ना ऐसा। तो ये निगेटिव सोच होती है यूपीएससी के लिए। और एक है पॉजिटिव सोच, कोई आदमी है आप उसको जान रहे हो बड़े भोला सा आदमी है, अरे ये चालाकी नहीं करेगा, ये तो सिंपल साधारण सा आदमी है, तो गाय है, ठीक है। तो एससीएस वाला पेपर आपने बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से करके लेके चलना है, ज्यादा आपने शक नहीं करना है इसके सवालों पर। आपने नहीं सोचना करे एसडीएम वाला एग्जाम है पता नहीं ये धोखा कर देगा। बहुत आसान सवाल था, जैसे ही सवाल इन्होंने पूछ लिया, अब इसको लगा ये वाला पहला वाला सवाल ये था, गाय जैसा सवाल था, ठीक है नहीं। तो बहुत पॉजिटिव माइंड से आप करोगे तो ऋग्वेद ही आप लगाओगे। चलिए तो अगला सवाल है आपका कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पास्ट गुप्ता एरा वॉज। यशिका आप बताओ। नालंदा। नालंदा। नालंदा जवाब है इसका। नालंदा यूनिवर्सिटी मंजीत किसने बनवाई थी? ये आपका सर हाँ बताओ। जो इनके वो गुरु थे ना इनके चंद्रगुप्त मौर्य के, चाणक्य। चाणक्य ने बनवाई थी? नहीं ये सर, चाणक्य ने बनवाई थी, उनसे पहले नहीं उनके एक वो रहे थे। हाँ अपर्णा आप बताओ ये नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? सर आप ऑप्शन दे दो प्लीज। है जी, किसने? सर ऑप्शन दे दीजिए सर प्लीज। अच्छा ऑप्शन जो है मैं दे देता हूँ। देखो ये भी होता है, देखो ये आप समझ रहे हो ना, ये होशियारी ही, ठीक है ना, कि आपने सर नया सवाल पूछ लिया है तो ऑप्शन तो दो आप इस पर मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके अंदर, एक तो चाणक्य ये ऑप्शन है जो रेणु ने बताया है, और एक ऑप्शन है आपका इसमें चंद्रगुप्त मौर्य,
ठीक है, और एक ऑप्शन है इसमें कुमार गुप्त है, और एक है आपका इसमें समुद्रगुप्त है। तो कुमार गुप्त ने बनाई कुमार थी। गुप्ता आएगा इसका। हाँ, यशिका किसने बनाई? कुमार गुप्ता। कुमार गुप्त ने, ठीक है। नहीं, कुमार गुप्त ने बनाई है आपकी ये रेणु। कुमार गुप्त का जवाब है इसका। देखो मैं ये कहता हूँ, सवाल का जवाब दो, ये भी एक सीखने की बात है। हमने हमेशा बहुत बहादुर रहना है, ठीक है। नहीं, हमने बहादुर रहना है, ब्रेव बनना है। सवाल का जवाब दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, लेकिन जो सवाल हमसे गलत होते हैं वो हमें याद रहते हैं। ये चीज आपने बचपन में भी देखी होगी। अगर आप कहीं किसी रास्ते से जा रहे हो और आपको वहां ठोकर लग गई और ठोकर में आपके पैर का नाखून उखड़ गया, ठीक है, या आपके खून निकल आए, वो आपको जिंदगी 100 साल तक भी याद रहेगा। अगर ये मैं यहाँ से गया था और मेरे पैर में जो है चोट लगी थी और मेरा नाखून उखड़ गया, ठीक है। तो सवाल का जवाब देना है। तो अब ये सवाल हमेशा याद रहेगा रेणु को कि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनवाई, ठीक है। नहीं, तो अब एक सवाल और है अपर्णा, जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसको जला दिया था किसने? सर आता है मुझे इसका आंसर, आप एक बार ऑप्शन दे दो सर। हाँ, इसका जो जला ऑप्शन है दिया इसका, था। सर क्या अलाउद्दीन नाम है? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। नहीं खिलजी सर। नहीं सर, ये आंसर नहीं है सर, एक बार ऑप्शन दे दो। हाँ, मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, मंजीत वो कुछ और घोरी बताना था चाह सर रहे हो? ये। हैं? घोरी आएगा, मोहम्मद घोरी। सूरी। घोरी सर, मोहम्मद घोरी। मोहम्मद गौरी। अल मसूदी। नहीं सर, मोहम्मद घोरी आएगा नहीं इसका। सर। मोहम्मद गोरी। अच्छा, मोहम्मद गोरी। नहीं सर, मोहम्मद गौरी का एक कमांडेंट नहीं था, सर। उसने जलाई थी। सर अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, मैं दो सर, ऑप्शन और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, नहीं सर। सर ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। सर कुतुबुद्दीन सर डी आएगा, खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी आएगा। खिलजी। हाँ, ठीक है, बख्तियार खिलजी हैं आपके, खिलजी थे। और रेणु को याद आ रहा था खिलजी खिलजी करके, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा था। कहीं कहीं इख्तियारुद्दीन खिलजी भी लिखा मिलता है, ठीक है। नहीं, तो ये थे, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। सारी जो किताबें थी उनका सबको जला दिया था उन्होंने। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। बाण भट्ट जो है ये तो बड़ा आसान सवाल है। यशिका, रेणु तुम ही बताओ, बाण भट्ट किसकी कोर्ट में थे? तो हर्षवर्धन की कोठी। हाँ, रेणु बताओ। बाण भट्ट का नाम सुना होगा जरूर। जी सर, जी सर। हाँ, जिन्होंने हर्षचरित लिखा था। सर हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन, ठीक है। नहीं, हर्षवर्धन लिखा था। और उनकी दूसरी किताब कौन सी है मंजीत? बाण भट्ट की दूसरी किताब? नहीं पता सर। हाँ, अपर्णा बताओ। जब 3 किताबें लिखी थी सर। नहीं, वो तीन किताबें तो हर्षवर्धन ने लिखी थी। प्रियदर्शी का नाम था, एक नागानंद था, ठीक है, और रत्नावली था। ये हरियाणा की जीके का सवाल भी है असल में। यस सर, यस सर। हाँ, यशिका तुम बताओ। सर एक तो हर्षचरित लिखी थी इन्होंने। हाँ, कादम्बरी लिखी थी बाण हाँ, भट्ट। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। कादम्बरी नाम था। एक और किताब थी इनकी। और ये बाण भट्ट से बड़ा प्रेम है इन्हें हरियाणा के एग्जाम्स वालों को। ये बहुत सवाल रखते हैं। कोई सा पेपर ले आओ, एक सवाल वो बाण भट्ट का जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नहीं, ये सवाल इस पर बहुत पूछते हैं सवाल ये। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द सुपरमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन अरेबियन सी, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजेंद्र वन। हाँ, अरेबियन सी पर जो है ये सवाल पूछा गया है। और जो है तुम भी बताओ मंजीत, यशिका, रेणु। सर राजा वन। राजराज वन। देखो राजा बनी आना चाहिए। हाँ, देखो, जो ये राजराज वन है ये राजेंद्र वन के फादर हैं, ठीक है। सवाल है यहाँ पर अरेबियन सी को लेकर, ठीक है। तो अरेबियन सी को अगर हम देखें, एक तो आपका अरेबियन सी वाला इलाका है, और एक आपका ये मलेशिया इंडोनेशिया वाला इलाका है,
ठीक है, मलेशिया और इंडोनेशिया वाला इलाका है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया को भारत की झील बनाया था राजेंद्र वन ने। ठीक है, बाकी जो ये राजराज वन है, इन्होंने अरेबियन सी और श्रीलंका वाला जो इलाका है उस पर कब्जा किया है। ठीक है, राजराज वन का मंजित नाम सुना है? यस सर। हाँ, ये कौन सी डायनेस्टी के राजा हैं? कई बार सवाल ऐसा पूछा जाता है कि क्या भारत पर ही लोग हमला करते रहे या भारत में भी कोई ऐसा शूरवीर महावीर था जो दूसरे अदर कंट्रीज पर हमला करके और उस पर कब्जा करके आया हो? सर यही थे वो राजराज। हाँ, ठीक है, तो यही आपके राजराज वन, राजेंद्र वन। ये इंटरव्यू का भी सवाल है आपका, SCS का इंटरव्यू का भी सवाल है, आपसे पूछ लेंगे कि किसी ऐसे भारत के राजा का नाम बताओ जो है हमला करने गया हो कहीं पर, ठीक है ना, किसी देश पर उसने कब्जा किया हो। तो वो आपके यही थे। इन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था, अरेबियन सी को जो है इंडियन झील बना दिया था और इन्होंने, और उसके बाद जब राजेंद्र वन आए, ये मलेशिया इंडोनेशिया पहुंच गए हमला करने के लिए और उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, मलाया बोलते हैं इसे। तो इम्पोर्टेंट है, याद होना चाहिए। इसका जवाब आपका राजराज वन। ठीक है, और डायनेस्टी कौन सी है यशिका? चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोला डायनेस्टी की पहचान किस लिए है अपर्णा? इनको सुनाई नहीं दे रहा था सर, कुछ भी में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ, मैं ये कह रहा था इसका जवाब राजराज वन है। और चोला डायनेस्टी की पहचान किस लिए है? देखो, हर चीज की एक पहचान होती है। ठीक है, हर आदमी की पहचान होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान थी, बड़ा अच्छा जो है लेक्चर दिया करते थे। ठीक है, और ऐसे ही चोला डायनेस्टी है, उनकी एक पहचान है जिसकी एक खासियत है। ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के लिए और टेम्पल्स के लिए। सर हाँ, सर इनकी इसलिए भी है ना, ये चेर चोल पांडे तीनों वो थे, तो जो चोल डायनेस्टी ही लास्ट तक अपना डायनेस्टी को रखा था, क्योंकि वो दो तो तब गए थे, लास्ट में चोल डायनेस्टी ही रही थी। मतलब एक काफी बीच में गैप के बाद भी चोल ही अप आए थे। हाँ, ये बात भी है। मंजीत, कुछ कहना चाहोगे? यशिका? सर इनके सिंबल्स के बेसिस पर डिफरेंशिएट हुए थे सारे। देखो, मतलब चोला डायनेस्टी की जो पहचान है वो है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मेंस में भी सवाल आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के अंदर जो पंचायती राज की हमें कहीं से शुरुआत मिलती है ना, कि जी कहाँ से शुरुआत मिलती है, तो हम सीधे चोला जी सर। डायनेस्टी में जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी मेन खास बात है। और चोला डायनेस्टी, पिछली बार एक सवाल भी आ रखा था SCS में। ठीक है, उन्होंने गांव का नाम पूछ रखा था कि चोला डायनेस्टी में गांव को क्या बोलते थे। बहुत सिंपल साधारण सवाल था। ठीक है, तभी लोग 90% प्लस करके आ रहे थे। तो ये इसकी खास बात है, आप जरूर याद रखना। ठीक है, और आपने ये सब पढ़ रखा है, आपको ध्यान नहीं आया होगा। और अगला है मुगल पेंटिंग रीचेस इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आसान सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। जहांगीर सर, होगा जहांगीर। इसका आंसर। हाँ, इसका जवाब है आपका जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट में किन्हीं 4 पेंटर्स का नाम बताओ। 2 तो आपको याद होंगे, मैंने 4 पूछे इसलिए। सर एक तो हसन था। हाँ, अबुल हसन। यस सर। हाँ, और जिसको भी याद आ रहा है वो बता सकते हो। मैंने जूम पर मीटिंग इसलिए रखी है कि आप मेरे से बात कर पाओ। ठीक है, और जो है सब वो लोग एक दूसरे को देख भी पाए कि भाई हमारे साथ कौन लोग क्लास कर रहे हैं। ऐप में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, आवाज जा रही थी बस। हाँ, बताओ यशिका, किसी पेंटर का नाम बताओ जो जहांगीर के कोर्ट में थे। मंजीत, आ रहा है कुछ याद? नहीं सर, उस्ताद वैसे मंसूर बता थे। रही हूँ। उस्ताद मंसूर। हाँ तो यस सर। हाँ, मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। और एक बिशन दास थे और एक मनोहर थे। ठीक है, ये नाम आपने याद रखने, कई बार पेंटर्स पे भी सवाल आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट है, करिएगा आप ही नहीं याद जरूर। चलिए, तो बहुत आसान सवाल आया है और इसका जवाब जो है ये रेनू ने देना है। ठीक है, रेनू बताना जरा, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट जो है ये कौन सा गवर्नर जनरल था
जिसने शुरू करवाया था परमानेंट सेटलमेंट, इसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। कॉर्नवालिस। हाँ, कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब शुरू किया था अपर्णा? सर 1905 में। 1905 में। मंजीत? नहीं सर, हाँ हाँ सर ऑप्शन दे दो सर प्लीज। हाँ, ऑप्शन है आपके सामने 1786, 1773, 1773 और 17 जो है आपका 93। 1793 में सर। हाँ, मंजीत बताओ, सुना है कभी ये परमानेंट सेटलमेंट? सर 1793 में। तो मेरे हिसाब से 1785 में। इनका रेंज ही 1785 से 1793 तक। 1793 है सर। हाँ, 1793 है, ठीक है, 1793 है। मंजीत सुना है इसके बारे में, परमानेंट सेटलमेंट? यस सर, वो ये स्थायी बंदोबस्त में जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया था कि भाई आप रेस्पॉन्सिबल होंगे कि हम सब पे लगा नहीं लेंगे, तो वो फिक्स कर दिया। हाँ, और ये तुम बताओ मंजीत, कहाँ पर शुरू हुआ था ये? बंगाल, बिहार, बंगाल साइड में। हाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, ठीक है नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है नहीं। चलिए, जो अब आपको यहाँ पर एक मैसेज मिला कि जो आपके जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके जमाने की जो खास बातें हैं वो आपने याद करनी है, ठीक है। हर सवाल में एक मैसेज है। फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ये उग्रवादी बोलते हैं हिंदी में इन्हें, उग्रवादी आंदोलन के पिता कौन माने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। सर गोपाल। सर यही आएगा, बाल गंगाधर तिलक। यशिका कह रही है तिलक, और अपर्णा भी कह रही है तिलक, और रेणु तुम्हारा? बाल गंगाधर तिलक सर। तिलक। मंजीत? यस सर, तिलक ने ये जो टाइप की शुरुआत की थी। हाँ हाँ, होता ना, जो लोग हमेशा उत्साह रहते हैं, इन्होंने बड़ा, इन्हें गुस्सा था, अरे मॉडरेट कैसे लोग हैं, ये तो भिखारी हैं, ये तो रिक्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें ये था कि अंग्रेज हमें कुछ नहीं देने वाले, इन्होंने हमारा बेवकूफ बना रखा है। तो इनको एक थे आपके, उन्होंने कहा था ना, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये स्टेटमेंट, कई बार पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तिलक को किसने कहा, ये सवाल पूछा जाता है, कोई बताएगा? सर वी चायरोल। हाँ बिल्कुल आपका, ठीक है नहीं, तो आपका वैलेंटाइन चिरोल बोलते हैं उसे, ठीक है, वी चिरोल बोल देते हैं, और बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बहुत बार आ चुका है ये सवाल। और अगला सर क्वेश्चन है फादर ऑफ आपका। इंडियन अंडर। हाँ, वैलेंटाइन चिरोल नाम था उनका, उन्होंने जो है इनको भारतीय शांति का जनक कहा था कि भाई ये आदमी जो है ना, इसने सब कुछ जो सबको भगा रखा है, ठीक है, और इसने सारे में अशांति फैला रखी है। कई बार ऐसा होता है ना कि अशांति से फैल जाती है। चलिए, अगला सवाल है आपका कि थ्रो विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज? ट्रस्टीशिप थ्योरी। सेकंड सर। कौन सा सेकंड वाला रेनू? सर थर्ड वाला। सर थर्ड वाला। मंजीत बताओ। यशिका? रेनू ने कहा सेकंड, और जो है अपर्णा ने कहा तीसरा, और मंजीत और आपका यशिका। तो थर्ड ही आएगा इसका। थर्ड है इकोनॉमी यशिका का, और मंजीत? थर्ड ही आएगा सर, ट्रस्टीशिप थ्योरी क्या होती है मंजीत? इसमें एक दूसरे पे बिलीव करना पड़ता है, एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ता है। यशिका तुम बताओ। से वही हो जाता है, जैसे अब आप किसी की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप देखभाल कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी को, अब तो इस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को उन्होंने खत्म कर दिया था। जैसे अगर हम हिंदुओं को कहते भैया भाई तूने वो काम करना उसका, तो मतलब उस तरह से। और अपर्णा, अब तुम बताना क्या जवाब है इसका, क्या है ट्रस्टीशिप? सर कलेक्टिवली बिलोंगिंग, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप, कोई भी चीज है वो कलेक्टिवली बिलोंग कर रही है कम्युनिटी।
हाँ देखो, ट्रस्टी जो होता है, गांधी जी का ये मानना है कि भगवान ने जो अमीर लोग हैं ना, अमीर लोग हैं, उनका ये मानना है कि गॉड ने आपको अमीर इसलिए बनाया है कि आप गरीबों की मदद करो। आप ट्रस्टी हो, ठीक है। जो आपके पास धन है वो आपने गरीबों को देना है, इसलिए आपको धन दिया गया है, ठीक है। तो वो ट्रस्टी मानते हैं, अमीर लोगों को ट्रस्टी मानते हैं कि भाई जो धन दिया गया है आप गरीबों को दो। तो इससे वो इनइक्वालिटी खत्म करना चाहते हैं। उसका सी ही जवाब है, तीसरा जवाब है इसका। और इसके बाद है आपका, महात्मा गांधी गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम, ठीक है, किससे लिया है? तो गांधी जी पे सवाल हमेशा आते हैं। तो सिविल डिसोबीडियंस किससे लिया है, सविनय अवज्ञा किससे लिया है, ये सवाल इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23। तो 4 ऑप्शन है इसमें, देखो एक बार अगर कुछ आइडिया हो तो। टोल्स्टॉय। सर टोल्स्टॉय। तो इसका जो जवाब है वो, इसका जवाब पहला जवाब है इसका, क्योंकि जो टोल्स्टॉय है इन्होंने भी किसी से सीखा था, ठीक है। तो ये जो है इसके पहला वाला इसका जवाब है आपका, फर्स्ट वाला, ठीक है। ये जवाब है। तो इसको आप सीधे सीधे याद रख लेना कि सिविल डिसोबीडियंस किससे सीखा है, तो इनसे सीखा है, ठीक है। तो टोल्स्टॉय को मानते बहुत थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी उनकी, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं इसमें। और एक है आपका, द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड ऑफ फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, आसान सवाल है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, द फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है आपके, ये सिविल सर्विसेज में इनका सिलेक्शन हुआ था। और ये बात है आपकी 1863 की, ठीक है। फैक्चुअल सवाल है, आसान सवाल है, आपको जरूर आता होगा। और 1897 तक ये जो है इस मूवमेंट से जुड़े रहे, 863 से 97 तक। तो इसको आपने इसकी डेट याद रख लेना, ईयर वगैरह याद रख लेना। वैसे तो डायरेक्ट ही सवाल पूछा गया है। एक और सवाल है आपका, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या करेक्ट है? इसको बड़ा सोचकर आप मुझे इसका जवाब देना, ठीक है। करिए आप एक बार। हाँ जी, बताओ मंजीत, देख लो आप आराम से, अपने हिसाब से आप जवाब देना इसका। The culture was not generally static. ये फोर्थ आंसर है सर इसका। मंजीत ने जवाब दिया है फोर्थ। अपर्णा? सर सी सर। अपर्णा का है सी, यानी कि तीसरा। और यशिका? सर फोर्थ आएगा इसका। फोर्थ। रेनू? मैं तो सर कंफ्यूज है, वो तो नहीं। फर्स्ट सर। पहला वाला देखो, जो फर्स्ट या थर्ड सर, हाँ, मैं दोनों में से। मतलब इसमें पढ़ा होगा, हॉर्स जो है उसका एक सिंगल एविडेंस मिला है सुर कोदड़ा से, ठीक है। जी सर, मिला है। और सिर्फ एक सिंगल मिला है। और मैंने कहा था कि जब भी सवाल आए आप ये मान के चलो घोड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन में है ही नहीं। वो एक भी ये बताते हैं कि वहां पर इंपोर्ट होकर आया, ठीक है। और उन्होंने कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें जो है कोई अश्वमेध यज्ञ उन्होंने नहीं किया था। उसके अलावा है आपका, काउ वो सैक्रेड टू हिम, तो गाय की तो कोई जानकारी नहीं है उस जमाने में। एक उन्हें वो यूनिकॉर्न जो है ना, एक कुबड़ वाला बैल नजर आता है, तो ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सिंगल एविडेंस था। और घोड़े माने नहीं जाते कि इंडस वैली के लोगों को घोड़ों के बारे में कोई जानकारी, क्योंकि अगर होती तो बहुत सारी जगहों से मिलते। 2 हो गए आपके, एलिमिनेट कर दिए आपने। अब आपके सामने 2 बचे। और आप जानते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बड़ी महान सिविलाइजेशन है। जैसे लोग अपनी चाइना की दीवार पर ही वो करता है ना घमंड, चाइना ये कहता है कि हमारे पुराने जमाने के जो लोग थे उन्होंने चाइना की महान दीवार बना दी। तो हम कहते हैं जी हमारे पास तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो जो जिसको बहुत महान सिविलाइजेशन कह रहे हैं, अर्बनाइज्ड कल्चर है, ठीक है। शहरों में लोग रहते हैं, जब दुनिया गांवों में रहती थी,
ठीक है, हम शहरों में रहा करते थे और उसका टाउन प्लानिंग बड़ा जबरदस्त था, तो वो सोसाइटी और कल्चर स्टैटिक कैसे हो सकती है, ठीक है नहीं। और वो यही है बात, इसका जो करेक्ट है जवाब यही है कि द कल्चर वाज नॉट जनरली स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक नहीं हो सकती, तो इतने बड़े काम कैसे करती अगर वो स्टैटिक होती, ठीक है, ठहराव वाली सभ्यता नहीं थी। चलिए अगला है आपका बड़ा फैक्चुअल सवाल है, और ये तीर्थंकर हैं आपके, फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन बोस। सर हम्म, अरिष्टानेमी। अपर्णा ने बताया है पहला, मंजीत। सेकंड। सर मेरी सर स्क्रीन पर नहीं आ रहा मेरी पर। ये नेटवर्क का इश्यू होगा, बाकी सब लोग देख पा रहे हैं। सवाल यह है कि पहला तीर्थंकर जो है जैन धर्म का, वो कौन कौन सा है? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभदेव। सेकंड यशिका सर। कौन सा है रेणु? सेकंड सर। सेकंड। और मंजीत का भी सेकंड, अपर्णा का फर्स्ट है, याशिका फोर्थ है? सर, फोर्थ आएगा इसका, ऋषभदेव थे वैसे। हाँ ठीक है, यशिका का जवाब बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ये फोर्थ जवाब है इसका। तो अब आपके सामने जो है ये एक सवाल ये आ गया कि तीर्थंकर हमारे 24 तीर्थंकर हैं, सारे हमने याद नहीं करने होते हैं इसमें, तो इसमें आप पहला और दूसरा याद कर लो, एक 19वां आपने याद करना है, 23 याद करना है, 24 याद रखना है, ठीक है। जो मंजीत ने बताया पार्श्वनाथ, ये आपका 23 है, 23rd 23वें है, ठीक है नहीं। ऋषभ आपके पहले हैं, और 24 लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपके पास नोट्स हैं उसमें आप देखिएगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और जो 24 थे महावीर थे आपके, ठीक है, तो आपने तीर्थंकर भी याद रख करने हैं। और जो 19 वाले हैं उनको कहा जाता है कि ये महिला थी, ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, ठीक है नहीं, तो लेकिन कुछ लोग नहीं भी कहते, वो कहते हैं कि कोई महिला तीर्थंकरों में कभी नहीं हुई, ठीक है। तो बाकी जैन धर्म में आपका श्वेतांबर, दिगंबर, उनकी काउंसिल, ये सब आपने याद करनी है। सिल्क रूट जो है वो इंडियंस में कब खोला गया, यानी कि किसके कंट्रोल में था? सिल्क रूट पे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियन वाज ओपन बाय। तो कनिष्का। कनिष्का। हाँ बताओ मंजीत। रेणु सर फर्स्ट ही है सर। पहला पहला कनिष्क। कनिष्क है, सबका कनिष्क है, ठीक है नहीं। तो ये जो आपका सिल्क रूट है, ये बड़ा फेमस सिल्क रूट है, हॉलीवुड में कई सारी फिल्में बनी हैं इसके ऊपर, ठीक है। और कनिष्क के कंट्रोल में था, कनिष्क वही है, इसने शका एरा चलाया था, हिंदुस्तान का कैलेंडर इसी के पे बेस्ड था, चाइना से आया था इंडिया में, ठीक है, चाइना से थे। और इसके अलावा जो है कुछ साइट हैं जो इस सिल्क रूट पे पड़ती हैं, उनका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक आपका काशगर है, इस पर सवाल पूछ लेते हैं वो लोग कि कौन सा शहर सिल्क रूट पर नहीं था, ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो एक काशगर है, यारकंद है, खोतान है, तो थोड़ा सा सवाल वो अगर मुश्किल बनाएंगे, वैसे मुश्किल भी नहीं है, सबको याद होता है वैसे। खोतान है, याशकंद है, और एक आपका काशगर है, ठीक है। ये 3 नाम है, ये हमेशा जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इन 3 नामों को लिख लो। और भी शहर थे, सारे याद नहीं करने, तीनों को जरूर आप याद रखिए, इन पर सवाल